दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के एक शांत से दिखने वाले छोटे से शहर में एक युवती की लाश मिलती है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंचती हैं। चारों तरफ पीला फीता बांध दिया जाता है। फोरेंसिक टीम आती है, सबूत जुटाती है और जांच शुरू होती है। लेकिन जैसे ही इस घटना की खबर शहर की हवाओं में फैलती है, महज कुछ ही घंटों के भीतर उस मृत लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें तैरने लगती हैं, जिनकी रफ्तार पुलिस की जांच से भी 10 गुना तेज होती है। उनमें से कुछ बातें आधी अधूरी सच थीं, कुछ बातें किसी की मनगढ़ंत कल्पना थीं और कुछ बातें पूरी तरह से सफेद झूठ। लेकिन इस पूरी त्रासदी की सबसे खौफनाक और कड़वी सच्चाई यह थी कि जिस लड़की की अभी अभी नृशंस हत्या हुई थी, समाज उसकी मौत की वजह ढूंढने में उतना दिलचस्पी नहीं ले रहा था जितना कि उसकी निजी जिंदगी, उसके चरित्र और उसके कपड़ों की चर्चा करने में ले रहा था। लोग अचानक जज और जूरी बन गए। कोई चाय की टपरी पर बैठकर कहता कि उसके दो बॉयफ्रेंड थे। कोई कहता कि वह किसी अमीर आदमी के साथ भागने वाली थी। कोई उसे लालची कहता तो कोई उसे चरित्रहीन घोषित कर देता। और देखते ही देखते एक 20 से 21 साल की मासूम और जीवंत लड़की लोगों की घटिया सोच और जहरीली गपशप की शिकार बन जाती है। एक ऐसी लड़की जिसे शायद मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलना था, क्योंकि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार या हाथों से सिर्फ एक आदमी ने नहीं की थी। उसकी आत्मा और उसके अस्तित्व को हर रोज खत्म करने में इस समाज की जहरीली अफवाहों का उतना ही बड़ा हाथ था। यही मूल आत्मा है 2022 की बहुचर्चित तमिल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज। इस कहानी के केंद्र में कई जिंदगियां आपस में उलझी हुई हैं। सी विवेक एक सनकी, जुनूनी और निष्ठावान पुलिस अधिकारी जो सच की तह तक पहुंचने के लिए अपनी वर्दी, अपनी मानसिक शांति और यहाँ तक कि अपनी शादीशुदा जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। के.आई. सेबेस्टियन एक उम्रदराज लेखक जो दुनिया के तानों से दूर जाकर वेलानी की कहानी को अपनी किताब के जरिए अमर करने और उसे एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करता है। न्यूज एडिटर और मीडिया जो निष्पक्ष पत्रकारिता को भूलकर सिर्फ टीआरपी, सनसनीखेज हेडलाइंस और दर्शकों की विकृत जिज्ञासा को भुनाने में लगे हैं। रूबी वेलानी की मां जो अपनी बेटी को लेकर सुरक्षात्मक तो है, लेकिन खुद के छिपे हुए अतीत और सामाजिक डर के साये में जी रही है। और इन सबके बीच है वेलानी वेलोनी, वह लड़की जिसकी नशीली आंखें और अलौकिक सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सीरीज की शुरुआत में वेलानी हमें एक साधारण बेहद खूबसूरत लड़की लगती है, लेकिन जैसे जैसे 8 एपिसोड का यह ताना बाना उघड़ता है, हमें समझ आता है कि असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वेलानी को किसने मारा। असली और सबसे गहरा सवाल यह है कि वेलानी आखिर थी कौन और क्या इस समाज ने उसकी मौत के बाद भी उसे दोबारा मारना बंद किया। आज के इस बेहद विस्तृत और गहराई से विश्लेषण किए गए लेख में हम वधंधी सीजन 1 की पूरी कहानी, उसके छिपे हुए प्रतीकों, हर एक मोड़, क्लाइमैक्स और अंत में हुए किलर रिवील को एक एक करके बारीकी से समझेंगे। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के पास स्थित एक शांत और हरियाली से भरे इलाके में होती है। जंगलों और धान के खेतों के बीच बनी एक एकांत नहर झाड़ियों में एक अज्ञात युवती का शव मिलता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो शव की हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि हत्या बेहद बर्बरता से की गई है। चेहरे और सिर पर भारी चोट के निशान हैं और शरीर पर जोर जबरदस्ती के संकेत हैं। शुरुआत में लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती, लेकिन जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों और कस्बों में फैल जाती है। आखिरकार पुलिस को पता चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि स्थानीय वेलानी है। वेलानी एक ऐसी लड़की थी जिसे जिसने भी एक बार देखा वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। उसकी रंगत, उसकी सादगी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। लेकिन अफसोस, एक पुरुष प्रधान और संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में किसी गरीब या मध्यम वर्गीय लड़की का अत्यधिक सुंदर होना ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वेलानी की मौत की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर घटनास्थल पर चील कौवों की तरह मंडराने लगते हैं। कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमकने लगती हैं। रिपोर्टर माइक हाथ में लेकर सनसनीखेज लहजे में बोलने लगते हैं, क्या यह किसी आशिक का इंतकाम है? क्या वेलानी के कई पुरुषों से अवैध संबंध थे? यहीं से एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक तमाशे, पब्लिक स्पेक्टिकल में बदलने लगती है। लोग अब यह नहीं जानना चाहते थे कि हत्यारा कौन है और उसे सजा कैसे मिलेगी। लोग यह चटखारे लेकर जानना चाहते थे कि वेलानी रात को कहाँ जाती थी, वह कैसे कपड़े पहनती थी, उसके फोन में किसके किसके नंबर थे। शहर के हर नुक्कड़, चाय की दुकान, बस स्टैंड और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वधंधी यानी अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है।
वेलानी की निजी जिंदगी के बारे में असलियत किसी को नहीं पता थी, लेकिन हर इंसान के पास उसकी अपनी एक मनगढ़ंत कहानी थी। किसी की नजर में वह एक बेहद सीधी और मासूम बच्ची थी। किसी के लिए वह एक चालाक और लड़कों को नचाने वाली लड़की थी। किसी के लिए वह पैसे और ऐशो आराम की भूखी लड़की थी। परंतु इन तमाम अफवाहों और कहानियों के पीछे छिपी असली वेलानी कौन थी, यह रहस्य दिन ब दिन और गहराता जा रहा था। सीरीज हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और वेलानी की वास्तविक जिंदगी से हमारा परिचय कराती है। वेलानी अपनी मां रूबी के साथ रहती है। रूबी एक कठोर, कड़क और हमेशा तनाव में रहने वाली महिला है। वह एक लॉज रिजॉर्ट चलाती है और अपनी बेटी वेलानी को लेकर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव और सुरक्षात्मक है। रूबी की इस सख्ती के पीछे सिर्फ अपनी बेटी के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि एक गहरा डर छिपा हुआ था, एक ऐसा डर जो रूबी के खुद के काले अतीत से जुड़ा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उन्हीं गलतियों को दोहराए जो उसने अपने जीवन में की थी। इसलिए वह वेलानी की हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। दूसरी ओर वेलानी एक ऐसी उम्र में थी जहां वह आजादी चाहती थी। वह घुटन महसूस करती थी और इसी घुटन के बीच उसकी जिंदगी में दो अलग अलग पुरुष प्रवेश करते हैं। टोनी एक युवा लड़का है जिसके साथ वेलानी का एक गुप्त और बेहद रोमांटिक रिश्ता है। वेलानी टोनी से पागलों की तरह प्यार करती है और उसके साथ एक सपनों भरी दुनिया बसाना चाहती है। विग्नेश एक शांत, संभ्रांत और समृद्ध परिवार का लड़का है जिसके साथ वेलानी की मां रूबी ने वेलानी की सगाई तय कर दी है। विग्नेश वेलानी को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करने के लिए उत्सुक है। यानी अपनी मौत से ठीक पहले वेलानी की जिंदगी एक बेहद जटिल त्रिकोण ट्रायंगुलर टेंशन में फंसी हुई थी। एक तरफ उसका प्यार टोनी था तो दूसरी तरफ उसकी मां की पसंद और सामाजिक स्वीकार्यता विग्नेश। जब पुलिस इस केस की शुरुआती फाइल तैयार करती है और वेलानी के कॉल डिटेल्स व पर्सनल डायरी की जांच करती है तो सबसे पहला शक स्वाभाविक रूप से टोनी और विग्नेश पर ही जाता है। पुलिस का सामान्य मनोविज्ञान कहता है कि जब भी किसी युवा महिला की हत्या होती है तो सबसे पहले उन पुरुषों की जांच करो जो उसके सबसे करीब थे। क्या टोनी को वेलानी की सगाई की बात पता चल गई थी और उसने ईर्ष्या जेलसी में आकर हत्या कर दी? क्या विग्नेश को वेलानी और टोनी के गुप्त अफेयर का पता चल गया था और उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया? इन्हीं सवालों के साथ केस आगे बढ़ता है, लेकिन यह तो महज उस विशाल हिमखंड आइसबर्ग की ऊपरी नोक भर थी जिसके नीचे रहस्यों का एक महासागर छिपा हुआ था। इस पेचीदा केस की कमान सौंपी जाती है सब इंस्पेक्टर विवेक को। विवेक कोई आम पुलिस वाला नहीं है। वह उन पुलिस अफसरों में से नहीं है जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए किसी भी निर्दोष को पकड़कर केस फाइल बंद कर दें और क्रेडिट ले लें। विवेक के पास एक तीक्ष्ण आपराधिक दिमाग, शार्प इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक गहरा भावनात्मक आवेग भी है। जब विवेक वेलानी के शव को देखता है और उसके बाद उठने वाली चरित्रहन की लहरों को सुनता है तो उसके भीतर का कानून का रखवाला जाग उठता है। उसे लगता है कि वेलानी के साथ जो हो रहा है वह सरासर अन्याय है। वह ठान लेता है कि वह इस केस के आखिरी सच तक पहुंचकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। विवेक अपनी जांच का दायरा बढ़ाता है। वह टोनी और विग्नेश दोनों को हिरासत में लेकर उनसे सख्त पूछताछ करता है। वेलानी के मोबाइल टावर लोकेशंस, डिलीट किए गए मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला जाता है। उसके स्कूल कॉलेज के पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से बयान दर्ज किए जाते हैं। इसी गहन पूछताछ के दौरान विवेक को एक अजीब से इलाके का नाम बार बार सुनने को मिलता है, ओट्टापराई। ओट्टापराई एक दुर्गम, अलग-थलग और थोड़ा कुख्यात इलाका था। विवेक को पता चलता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले वेलानी को इस इलाके के आसपास देखा गया था। ओट्टापराई में एक पुरानी झोपड़ी मकान में एक बूढ़ी औरत और उसके 3 अजीबोगरीब बेटे रहते थे। यह परिवार इलाके में अपनी संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। विवेक के दिमाग की घंटी बजती है। उसे लगता है कि लव ट्रायंगल, टोनी और विग्नेश की इस सधी कहानी के पीछे ओट्टापराई का कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह अपनी टीम के साथ ओट्टापराई की ओर रुख करता है और यहीं से यह साधारण मर्डर मिस्ट्री एक बहुस्तरीय, मल्टीलेयर्ड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रूप ले लेती है। इसी दौरान कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक चरित्र का प्रवेश होता है, केआई सेबेस्टियन की सेबेस्टियन एक वरिष्ठ, स्थापित और एकांतप्रिय लेखक हैं। वह समाज की भीड़भाड़ से दूर अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं। संयोग से वेलानी की मौत से कुछ समय पहले सेबेस्टियन की मुलाकात वेलानी से हुई थी।
जहां पूरा शहर वेलानी को सिर्फ एक खूबसूरत जिस्म या विवादित लड़की के रूप में देख रहा था, वहीं सेबेस्टियन ने अपनी पारखी नजरों से वेलानी के भीतर छिपी मासूमियत, उसकी घबराहट, उसकी आकांक्षाओं और उसके अकेलेपन को महसूस किया था। वेलानी भी सेबेस्टियन के सामने सहज महसूस करती थी, क्योंकि सेबेस्टियन की नजरों में उसके लिए कोई वासना या न्याय करने की चाह नहीं थी। उन दोनों के बीच एक बेहद बौद्धिक और आत्मीय संबंध, प्लेटोनिक बॉन्ड बन गया था। वेलानी अपनी जिंदगी की कुछ उलझनों को सेबेस्टियन के साथ साझा करती थी। जब वेलानी की हत्या हो जाती है और मीडिया उसका चरित्रहनन करने लगता है, तो सेबेस्टियन का दिल टूट जाता है। वह फैसला करते हैं कि वह चुप नहीं बैठेंगे। वह अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करके वेलानी की वास्तविक कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और समाज को उसकी सच्चाई पता चल सके। लेकिन यहाँ सीरीज एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा करती है। क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की कहानी को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर लिख सकता है? या फिर किसी की वकालत करने के नाम पर लेखक भी अपनी कल्पना और पूर्वाग्रहों, बियासेस को उस कहानी में मिला देता है? सेबेस्टियन वेलानी को एक देवी या निर्दोष पीड़िता के रूप में चित्रित करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन आगे चलकर विवेक को समझ आता है कि सेबेस्टियन का यह नजरिया भी पूरी तरह से सच नहीं था, यह भी एक प्रकार का आदर्शवादी भ्रम था। विवेक अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए ओट्टाप्राई पहुंचता है। वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी और भयानक है। विवेक जब उस बूढ़ी औरत और उसके 3 बेटों से पूछताछ करता है, तो तीनों भाइयों का व्यवहार बेहद संदिग्ध और आक्रामक होता है। मामले में नया मोड़ तब आता है जब फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर पॉलराज वेलानी की ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य विवेक के सामने रखते हैं। डॉक्टर पॉलराज बताते हैं कि वेलानी के शरीर पर मिले जख्मों का पैटर्न और उसकी बॉडी पर मौजूद जैविक साक्ष्य, बायोलॉजिकल एविडेंस, यह संकेत देते हैं कि इस हत्या में किसी बेहद क्रूर और शारीरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली इंसान का हाथ है। जब विवेक ओट्टाप्राई के तीनों भाइयों पर दबाव डालता है, तो वे एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने वेलानी को झाड़ियों के पास एक लंबे, चौड़े और भयानक दिखते आदमी के साथ देखा था। वे उस आदमी का विवरण देते हैं। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसकी काठी किसी दानव जैसी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन था। और इसी समय पहली बार एक खौफनाक नाम हवा में तैरता है, वालन उस इलाके का एक कुख्यात भगोड़ा और यौन अपराधी, सेक्सुअल प्रेडेटर था। उसका नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन विवेक के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। ओट्टाप्राई के भाइयों के बयानों में कई विरोधाभास थे। ऐसा लग रहा था कि वे वेलानी के चरित्र को और अधिक धूमिल करने के लिए मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। अब तक जो वेलानी एक सीधी सादी लड़की समझी जा रही थी, अचानक उसके बारे में एक नई अफवाह फैल जाती है कि वह ओट्टाप्राई के अपराधियों और वालन जैसे खौफनाक इंसान के साथ भी संपर्क में थी। जांच की दिशा पूरी तरह से भटकने लगती है। जैसे जैसे मीडिया का दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों, सीनियर ऑफिसर्स का हड़कंप बढ़ता है, पुलिस प्रशासन इस केस को जल्द से जल्द बंद करने के लिए छटपटाने लगता है। उन्हें बस एक बलि का बकरा चाहिए था, ताकि जनता को जवाब दिया जा सके। इसी बीच विवेक की टीम को विघ्नेश, वेलानी के मंगेतर के खिलाफ कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिलते हैं। मर्डर वाली रात विघ्नेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वेलानी के घर के आसपास पाई जाती है। वेलानी के फोन में विघ्नेश के कई मिस्ड कॉल्स थे। गवाहों के अनुसार हत्या से एक दिन पहले विघ्नेश और वेलानी के बीच बहस हुई थी। पुलिस थ्योरी बनाती है, विघ्नेश को जब पता चला कि वेलानी टोनी से प्यार करती है और उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उसने गुस्से और ईर्ष्या में आकर वेलानी का पीछा किया और उसकी हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विवेक पर दबाव बनाते हैं कि वह विघ्नेश को मुख्य आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल करे और केस को समाप्त घोषित करे। लेकिन विवेक का अंतर्मन, इंस्टिंक्ट्स, इस थ्योरी को स्वीकार करने से मना कर देता है। विवेक जानता है कि विघ्नेश भले ही गुस्सैल हो, लेकिन वह एक हत्यारा नहीं हो सकता। सबूत बहुत ही ज्यादा आसानी से मिलने वाले लग रहे थे, मानो किसी ने जानबूझकर विघ्नेश को फंसाने के लिए ये सुराग छोड़े हों। विवेक अपने अधिकारियों के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी अनऑफिशियल जांच जारी रखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसके इस जुनूनी रवैये से परेशान होकर उसे छोड़कर चली जाती है। विवेक अब रात दिन सिर्फ वेलानी की तस्वीरों, फाइलों और सबूतों के बीच जी रहा था। कहानी यहाँ एक बेहद डरावना और दुखद मोड़ लेती है। विघ्नेश, जो पहले से ही वेलानी की मौत के सदमे में था,
जब देखता है कि पुलिस, मीडिया और समाज उसे ही अपनी मंगेतर का कातिल मान चुके हैं, तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। हर तरफ से मिलने वाली जिल्लत, पुलिस की प्रताड़ना और अपने चरित्र पर लगे दाग को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। गहरे अवसाद और अपराध बोध, गिल्ट में डूबकर विघ्नेश आत्महत्या कर लेता है। विघ्नेश की मौत से पूरी जांच प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मीडिया, जो कल तक विघ्नेश को कातिल बता रहा था, अब पुलिस की नाकामी पर थू-थू करने लगता है। पुलिस विभाग बैकफुट पर आ जाता है। अब विवेक के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। जिस आरोपी को पकड़कर केस बंद माना जा रहा था, वह अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। विवेक खुद से सवाल पूछता है, अगर विघ्नेश कातिल नहीं था तो उसने जान क्यों दी? और अगर वह निर्दोष था तो असली कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा है और हमारी बेवकूफी पर हंस रहा है। विवेक का जुनून अब एक सनक में बदल चुका था। उसके लिए अब यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं था, यह उसकी अपनी आत्मा का प्रायश्चित, अटोनमेंट बन गया था। वह वेलानी और विघ्नेश दोनों की आत्माओं को न्याय दिलाने की कसम खाता है। विवेक अब नए सिरे से जांच शुरू करता है। वह दोबारा वेलानी के घर जाता है और उसकी मां रूबी को आमने सामने बिठाकर कड़ा इम्तिहान लेता है। विवेक को शुरुआती दिनों से ही लग रहा था कि रूबी बहुत कुछ छिपा रही है। उसकी आंखों में सिर्फ बेटी को खोने का गम नहीं था, बल्कि एक गहरा खौफ और ग्लानि भी थी। जब विवेक रूबी पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसता है, तो रूबी टूट जाती है और रोते हुए अपने अतीत और मर्डर वाले दिन के बारे में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करती है। रूबी बताती है कि जिस दिन वेलानी गायब हुई थी, उस दिन वह स्थानीय चर्च से प्रार्थना करके लौट रही थी, लेकिन वह सीधे घर नहीं आई। उसने रास्ते में एक बेहद लंबे और मजबूत काठी वाले आदमी से मुलाकात की थी। रूबी यह भी स्वीकार करती है कि वेलानी को उसकी, रूबी की निजी जिंदगी के कुछ ऐसे काले रहस्यों के बारे में पता चल गया था, जिन्हें रूबी सालों से समाज से छिपाकर रख रही थी। इस बात को लेकर मां और बेटी के बीच भयानक झगड़ा हुआ था। विवेक के सामने अब पहेली की एक नई कड़ी आ गई थी। वह लंबा आदमी कौन था जिससे वेलानी चर्च के बाद मिली? रूबी का वह कौन सा रहस्य था जिसे वेलानी जान गई थी? क्या वालन ही वह लंबा आदमी था, या कहानी में कोई और भी खिलाड़ी मौजूद था? सीरीज के इस हिस्से में निर्देशक एंड्रयू लुइस ने आधुनिक समाज और मीडिया के चरित्र पर बहुत ही तीखा प्रहार किया है। वधंधी यहाँ महज एक क्राइम ड्रामा नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारे समाज का एक आईना बन जाती है। जैसे जैसे विवेक अपनी जांच में आगे बढ़ता है, टीवी न्यूज चैनल्स पर रोज शाम को वेलानी पर प्राइम टाइम डिबेट्स आयोजित की जाती हैं। न्यूज एंकर सनसनीखेज ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। वेलानी की पुरानी तस्वीरों को जूम करके दिखाया जाता है। उसके कपड़ों, उसकी मुस्कान और उसके दोस्तों के आधार पर उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स और फेक न्यूज की बाढ़ आ जाती है। कोई दावा करता है कि वेलानी देह व्यापार में शामिल थी, तो कोई कहता है कि वह ब्लैकमेलर थी। इस पूरे सर्कस में सबसे दुखद बात यह थी कि किसी को भी सच से कोई लेना देना नहीं था। हर किसी को बस एक चटपटी कहानी चाहिए थी, जिसे वे अपने खाली समय में उपभोग, कंज्यूम कर सकें। सीरीज का यह डायलॉग दर्शकों के दिल पर सीधा वार करता है। जब किसी झूठ या अफवाह को 1000 बार दोहराया जाता है, तो वह समाज की नजरों में अदालत के फैसले से भी बड़ा सच बन जाता है। यही इस सीरीज का मूल सार है। वेलानी की भौतिक हत्या तो एक बार हुई थी, लेकिन मीडिया और समाज हर सेकंड उसकी गरिमा की हत्या कर रहे थे। अब विवेक का पूरा ध्यान वालन की तलाश पर केंद्रित हो जाता है। वालन के बारे में जो जानकारी पुलिस रिकॉर्ड्स से निकलकर सामने आती है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वालन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक मानसिक रूप से बीमार, अत्यधिक आक्रामक और यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस का विकृत इतिहास रखने वाला व्यक्ति था। वह जंगलों और बीड़ों में छिपकर रहता था। विवेक को वालन के पुराने शिकारों और उसके ठिकाने के बारे में सुराग मिलते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वेलानी के शरीर पर मिले उंगलियों के निशान और शारीरिक चोटें वालन के प्रोफाइल से बिल्कुल मेल खाती थीं। विवेक अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि वालन ही इस पूरी त्रासदी का मुख्य सूत्रधार और कातिल है। लेकिन कानून की दुनिया में सिर्फ आशंका या संभावना के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। विवेक को पक्के सबूत, कॉन्क्लूसिव एविडेंस चाहिए थे, जो वालन को सीधे वेलानी के मर्डर सीन से जोड़ सकें। विवेक अपनी जान जोखिम में डालकर ओट्टापराई के खतरनाक जंगलों में वालन की तलाश में निकल पड़ता है। जंगलों में जांच करते हुए विवेक को एक नया नाम पता चलता है, जोन्स जोन्स।
जोन्स इलाके के एक बहुत बड़े और पुराने बंगले हवेली मैंशन में केयरटेकर कर्मचारी के रूप में काम करता था। विवेक को पता चलता है कि जोन्स का संबंध ओट्टापराई के उस संदिग्ध परिवार से भी था और उसका वालन से भी पुराना रिश्ता था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब विवेक को पता चलता है कि जोन्स और वेलानी की माँ रूबी के बीच पिछले कई सालों से एक गुप्त शारीरिक और भावनात्मक संबंध सीक्रेट अफेयर चल रहा था। जोन्स रूबी से पागलों की तरह प्यार करता था। वह रूबी पर दबाव बना रहा था कि वह अपने पति को छोड़ दे या अपनी अलग दुनिया बसा ले और उसके साथ शादी करके हवेली में रहने आ जाए। लेकिन रूबी इस शादी के लिए लगातार मना कर रही थी। और रूबी के इस इनकार की सबसे बड़ी वजह कौन थी? उसकी बेटी वेलानी। रूबी को डर था कि अगर उसने जोन्स से शादी कर ली तो समाज उसकी बेटी वेलानी को ताने मारेगा और उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रूबी जोन्स को अपने से दूर रख रही थी। और यही बात जोन्स के दिल में एक जहरीली कुंठा और नफरत, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट को जन्म दे रही थी। जोन्स वेलानी को अपनी और रूबी की खुशी के बीच की सबसे बड़ी दीवार मानने लगा था। अब कहानी में वेलानी के नजरिए से सबसे दर्दनाक खुलासा होता है। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले वेलानी को अपनी माँ रूबी और जोन्स के इस गुप्त अफेयर के बारे में पता चल गया था। वेलानी के लिए यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका था। जिस माँ को वह अपनी आदर्श मानती थी, जो माँ उस पर दिन रात पाबंदियां लगाती थी, वही माँ खुद एक गुप्त रिश्ते में जी रही थी। वेलानी का अपनी माँ पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया। माँ और बेटी के बीच भयानक झगड़े होने लगे। घर का माहौल नरक बन गया। तनाव जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो वेलानी ने अपनी माँ को सबक सिखाने और अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बेहद कड़ा खत लेटर लिखा। उस खत में वेलानी ने रूबी के अफेयर, उसकी दोहरी मानसिकता और उसके पाखंड का पूरा कच्चा चिट्ठा लिख दिया था। वेलानी ने लिखा कि वह अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी और जा रही है। खत को रूबी के कमरे में रखकर वेलानी गुस्से में घर छोड़कर निकल गई। लेकिन यह कोई किसी प्रेमी के साथ भागना नहीं था। वेलानी किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी। वह सिर्फ अपनी माँ के व्यवहार से दुखी होकर अकेला महसूस करके कुछ समय के लिए दूर चली गई थी। लेकिन रास्ते में जाने के बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है। वह अपनी माँ से प्यार करती थी, इसलिए उसने वापस घर लौटने का फैसला किया। लेकिन अफसोस, जब तक वह वापस लौटती, नेती अपना खौफनाक खेल रच चुकी थी। भाग 14, जोन्स का घिनौना प्लान, जोन्स मास्टरमाइंड। अब हम कहानी के सबसे मुख्य मोड़ पर आते हैं, जहां से मर्डर की असली साजिश की शुरुआत होती है। जब वेलानी घर छोड़कर गई तो रूबी बदहवास हो गई। उसने रोते बिलखते हुए यह बात जोन्स को बताई। जोन्स ने जब रूबी की यह हालत देखी और उसे लगा कि वेलानी का लिखा वह खत अगर किसी के हाथ लग गया या वेलानी पुलिस के पास चली गई तो उसकी और रूबी की इज्जत नीलाम हो जाएगी। साथ ही जोन्स के दिमाग में एक शैतानी विचार आया, जब तक वेलानी जिंदा रहेगी रूबी कभी पूरी तरह से मेरी नहीं हो पाएगी। वेलानी ही हम दोनों के बीच का कांटा है। जोन्स ने इस कांटे को हमेशा के लिए निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन जोन्स खुद सीधा हमला नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि उसका भाई वालन एक खौफनाक जानवर है। जोन्स वालन के पास जाता है। वह वालन के हिंसक और विकृत दिमाग का इस्तेमाल करता है। जोन्स वालन को भड़काता है और उसे बताता है कि वेलानी कहां से गुजरने वाली है। जोन्स का मकसद केवल वेलानी को रास्ते से हटाना था ताकि रूबी अकेली पड़ जाए और मजबूरी में जोन्स के पास आ जाए। यहाँ निर्देशक एंड्रयू लुईस की दूरदर्शिता दिखाई देती है। यह कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश या हाईटेक मर्डर प्लान नहीं था। यह महज इंसान की एक छोटी सी ईर्ष्या, स्वार्थ और वासना से जन्मा एक बेहद नीच और साधारण अपराध था। अब सीरीज हमें उस मनहूस रात के एक एक सेकंड का खौफनाक सच दिखाती है। वेलानी, जो अपनी माँ से गुस्सा होकर निकली थी, रात के अंधेरे में वापस अपने घर की ओर पैदल लौट रही थी। वह शांत सड़क से गुजर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से वालन एक साये की तरह बाहर निकलता है। वालन की विशाल काया और भयानक चेहरा देखकर वेलानी डर के मारे कांप उठती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। वालन उसका पीछा करता है। वेलानी चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वालन वेलानी को झाड़ियों में घसीट लेता है। वेलानी अपने बचाव के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। वह वालन को नाखून मारती है, उसके पैर पर काटती है। लेकिन वालन की ताकत के आगे उस मासूम लड़की की एक न चली। वालन वेलानी पर भयानक शारीरिक हमला करता है।
जब वेलानी बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है तो वालन पास पड़ा एक भारी पत्थर लकड़ी का कुंदा उठाकर वेलानी के सिर पर दे मारता है। इसके बाद वह उसका गला घोंट देता है। वेलानी की तड़प शांत हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वालन उसके बेजान शरीर को वहीं झाड़ियों में फेंककर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब सीरीज हमें उस मनहूस रात के एक एक सेकंड का खौफनाक सच दिखाती है। वेलानी जो अपनी मां से गुस्सा होकर निकली थी, रात के अंधेरे में वापस अपने घर की ओर पैदल लौट रही थी। वह शांत सड़क से गुजर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से वालन एक साये की तरह बाहर निकलता है। वालन की विशाल काया और भयानक चेहरा देखकर वेलानी डर के मारे कांप उठती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। वालन उसका पीछा करता है। वेलानी चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वालन वेलानी को झाड़ियों में घसीट लेता है। वेलानी अपने बचाव के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। वह वालन को नाखून मारती है, उसके पैर पर काटती है, लेकिन वालन की ताकत के आगे उस मासूम लड़की की एक न चली। वालन वेलानी पर भयानक शारीरिक हमला करता है। जब वेलानी बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है तो वालन पास पड़ा एक भारी पत्थर लकड़ी का कुंदा उठाकर वेलानी के सिर पर दे मारता है। इसके बाद वह उसका गला घोंट देता है। वेलानी की तड़प शांत हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वालन उसके बेजान शरीर को वहीं झाड़ियों में फेंककर अंधेरे में गायब हो जाता है। यहाँ सीरीज दर्शकों के साथ एक बहुत ही चालाक और बौद्धिक माइंड गेम खेलती है। पूरी सीरीज के दौरान दर्शकों को ओट्टापराई की बूढ़ी औरत और गवाहों के जरिए एक और लड़की की कहानी दिखाई गई थी। उस लड़की के साथ भी जंगलों में वालन ने यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस, मीडिया, सेबेस्टियन और यहाँ तक कि दर्शक भी यह मान बैठे थे कि ओट्टापराई में जिस लड़की के साथ वह खौफनाक हादसा हुआ था वह वेलानी ही थी। लेकिन क्लाइमैक्स में विवेक को समझ आता है कि वे दो अलग अलग घटनाएं थीं। ओट्टापराई वाली घटना किसी और बदकिस्मत लड़की के साथ हुई थी। वेलानी की हत्या एक अलग जगह और अलग कारण से हुई थी। लेकिन अफवाहों के बाजार ने, मीडिया की सनसनी ने और पुलिस की उतावली ने उन दोनों अलग अलग घटनाओं को आपस में मिलाकर एक नई काल्पनिक कहानी तैयार कर दी थी। यही वदंती का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। समाज ने दो अलग अलग सच के टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत बड़ा झूठ बना दिया था। जब विवेक पूरी कड़ियां जोड़ते हुए वालन के ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां एक और चौंकाने वाला नजारा उसका इंतजार कर रहा होता है। वालन पुलिस के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर या अपनी आपसी रंजिश के चलते पहले ही मारा जा चुका था। उसका शव पड़ा हुआ था। विवेक का सिर घूम जाता है। जिस मुख्य आरोपी को पकड़कर वह अदालत में खड़ा करना चाहता था, जिसके मुंह से वह पूरा सच कबूल करवाना चाहता था, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राहत की सांस लेते हैं। वे विवेक से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ वालन मर गया। अब हम मीडिया को बता सकते हैं कि वेलानी का कातिल वालन था और वह मारा गया। केस क्लोज्ड। लेकिन विवेक का मन शांत नहीं था। विवेक जानता था कि वालन तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी था, उस कुल्हाड़ी को चलाने वाला हाथ तो जोन्स का था। और इस पूरे मामले में जो सामाजिक तबाही हुई थी, उसका इंसाफ अभी भी अधूरा था। जब विवेक वापस जाकर रूबी को पूरा सच बताता है कि कैसे उसके प्रेमी जोन्स ने ही उसकी बेटी की हत्या की साजिश रची, तो रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूबी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं, उसके गुप्त अफेयर और उसकी बेवजह की पाबंदियों ने उसकी अपनी ही औलाद की जान ले ली। वेलानी का वह खत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। रूबी इस अपराध बोध, गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। अब रूबी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वह अपने खाली घर में अकेले बैठकर अपनी बेटी की तस्वीरों को निहारती रहती थी। सीरीज यहाँ दिखाती है कि एक अपराध सिर्फ मरने वाले को खत्म नहीं करता, बल्कि उसके पीछे छूटे हुए अपनों की जिंदगी को भी ताउम्र के लिए एक जिंदा नरक बना देता है। विवेक आखिरकार जोन्स को गिरफ्तार कर लेता है। इंटेरोगेशन रूम में विवेक जोन्स के सामने सबूतों का ढेर लगा देता है। जोन्स के मोबाइल की टावर लोकेशंस, वालन के साथ उसकी आनुवंशिक और आपराधिक कड़ियां, और वेलानी का वह खत जो जोन्स के पास से बरामद हुआ था। जोन्स टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह रोते हुए स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ रूबी को पाने के लिए और अपने राज को दफनाने के लिए वेलानी की हत्या करवाई थी।
यहाँ आकर आधिकारिक तौर पर वेलानी मर्डर केस सुलझ जाता है। मास्टरमाइंड जोन्स, हथियारा एक्सिक्यूटर वलन, कारण मोटिव रूबी को पाने का जुनून और अपने गुप्त संबंधों का उजागर होने का डर। लेकिन क्या यहाँ कहानी का अंत हो जाता है? क्या वेलानी को वास्तविक इंसाफ मिल जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कहानी यहाँ से 2 साल आगे कूदती है। 2 इयर्स लेटर, समय बीत चुका है। विवेक का तबादला किसी दूसरे शहर में हो चुका है। उसने अपनी बिखरती हुई शादीशुदा जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। वह थोड़ा शांत दिख रहा है। एक दिन विवेक एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। पास में एक टीवी चल रहा होता है जिस पर न्यूज चैनल चल रहा है। अचानक टीवी पर एक स्पेशल रिपोर्ट आती है। रिपोर्टर वही पुरानी वेलानी की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाता है। न्यूज एंकर बड़ी सनसनीखेज आवाज में कहता है, 2 साल पहले हुई चर्चित वेलानी हत्या की गुत्थी में नया मोड़। नई रिपोर्टों के अनुसार वेलानी की मौत असल में उसकी मां के अवैध संबंधों और उसकी अपनी अनैतिक गतिविधियों का नतीजा थी। मीडिया एक बार फिर से उस पुरानी कहानी को तोड़-मरोड़ उसमें नए मिर्च मसाले लगाकर जनता के सामने परोस रहा था। विवेक टीवी स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और बेबसी तैर जाती है। विवेक को एहसास होता है कि उसने 2 साल पहले जिस सच को ढूंढने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, जिस जोन्स को जेल भिजवाया था, वह कानून का सच तो बन गया, लेकिन समाज का सच कभी नहीं बन पाया। जनता को अदालत का फैसला या पुलिस की चार्जशीट नहीं चाहिए थी। जनता को तो बस एक चटपटी कहानी चाहिए थी। और इसलिए 2 साल बाद भी वेलानी की मौत का तमाशा चालू था। इसी कड़वी सच्चाई के साथ स्क्रीन पर सीरीज के आखिरी एपिसोड का टाइटल उभरता है, द वदंती कंटिन्यूज, अर्थात अफवाहें जारी रहती हैं। सीरीज समाप्त होने के बाद दर्शक के मन में कई गहरे विचार कौंधते हैं। यह सीरीज हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि हमारे अपने व्यवहार पर सवाल खड़ा करती है। एक वेलानी की 2 बार हत्या हुई। सीरीज का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि वेलानी की शारीरिक हत्या तो वालन ने एक रात में कर दी थी, लेकिन उसकी मानसिक, सामाजिक और नैतिक हत्या हर रोज हुई। जब मीडिया ने उसकी निजी तस्वीरों को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, तब उसकी हत्या हुई। जब आम लोगों ने बिना सबूत के उसे चरित्रहीन कहा, तब उसकी हत्या हुई। जब एक लेखक ने अपनी किताब बेचने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया, तब उसकी हत्या हुई। 2 अफवाहों का समाजशास्त्र, साइकोलॉजी ऑफ रूमर्स। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान नकारात्मक और सनसनीखेज बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। सच अक्सर उबाऊ और साधारण होता है, जबकि अफवाहें रंगीन और रोमांचक होती हैं। वदंती सीरीज दर्शाती है कि कैसे आधुनिक डिजिटल युग में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और न्यूज चैनल्स किसी भी इंसान की जिंदगी को पल भर में तबाह कर सकते हैं। 3 निर्देशक एंड्रयू लुइस का दृष्टिकोण, डायरेक्टर्स विजन। निर्देशक एंड्रयू लुइस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री के मुख्य कारण, मोटिव को जानबूझकर बहुत ही साधारण, सिंपल रखा था। वे चाहते थे कि दर्शक पूरी सीरीज के दौरान खुद एक जासूस या समाज का हिस्सा बनकर सोचें। वे चाहते थे कि दर्शक हर चरित्र पर शक करें और अंत में जब सच सामने आए तो दर्शक खुद से शर्मिंदा हों कि वे भी पूरी सीरीज के दौरान गलत अफवाहों और थ्योरीज के जाल में फंसे हुए थे। दोस्तों, वदंती दी फेबल ऑफ वेलोनी महज एक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज नहीं है। यह आज के दौर का एक बहुत बड़ा सामाजिक दस्तावेज है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के बारे में कुछ भी सुनने से पहले 1000 बार सोचें। किसी की मौत या त्रासदी को अपने मनोरंजन का साधन न बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चाई को किसी आकर्षक कहानी या सनसनीखेज हेडलाइन की जरूरत नहीं होती। सच सिर्फ सच होता है। वेलानी की कहानी खत्म हो गई, उसकी फाइल पुलिस के रिकॉर्ड रूम में धूल फाक रही होगी, लेकिन हमारे समाज की वदंती, अफवाहें आज भी जारी हैं। अगर आपने यह सीरीज देखी है तो नीचे टिप्पणी, कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी सीरीज के दौरान आपको सबसे ज्यादा संदिग्ध, सस्पिशियस कौन सा पात्र लग रहा था? क्या आपको शुरुआत से ही वालन या जोन्स पर शक था, या आप भी मीडिया और अफवाहों की थ्योरी में उलझ गए थे? आपकी नजर में वेलानी की इस दुखद परिणति का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? जोन्स, उसकी मां रूबी, या यह समाज?